नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सरदाना आपका अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, अक्सर हम यहाँ पे चर्चा करते रहे पॉलिटिकल डेवलपमेंट पे, लीगल डिसीजंस जो कोर्ट्स के आए उन पे। लेकिन एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जो समाज में हमेशा चिंता का विषय है वो है रोजगार। बहुत सारे साथी लोग, बहुत सारे लोग जो समाज में हैं, मित्र लोग हैं, वो अक्सर ये पूछा करते हैं, विजय जी कोई ऐसा कोर्स बताइए जिससे हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। कौन सा ऐसा कोर्स है जो आने वाली जनरेशन को करना चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं, अभी स्कूल कॉलेजेस के रिजल्ट आए हैं। बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों के कैरियर के प्रति चिंतित हैं। बच्चे क्रॉस रोड्स पे हैं कि कहाँ जाएं, क्या करें जिससे भविष्य उज्जवल हो। पिछले दिनों में बेंगलोर में था और एक बहुत महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांटेशन मैनेजमेंट के डायरेक्टर साहब ने मुझे आमंत्रित किया था अपने बच्चों से मिलने। मैंने जो वहां देखा और मुझे लगा कि वो आपके और आपके बच्चों के काम की चीज हो सकती है, इसलिए आज का प्रोग्राम मैं उस पे डेडिकेट कर रहा हूं। मैं वहां जब इंस्टीट्यूट में गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांटेशन मैनेजमेंट, तो वहां पे एक बहुत अच्छा कोर्स है जो है प्लांटेशन मैनेजमेंट का। अक्सर हम लोगों ने इसके बारे में सुना नहीं। हम लोग अक्सर मेडिकल, डॉक्टर, इंजीनियर, MBA, CA, ये नॉर्मल कोर्सेज की हम लोग बात करते रहे। लेकिन जैसा आपको पता है कि एग्रीकल्चर अपने आप में 5000 इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। तो जब हम इतने बड़े रॉ मटेरियल बेस की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वहां पे प्रोफेशनलिज्म की जरूरत है। हम इस बात को ये मानते हैं कि आने वाले समय में जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज होगा, जिस तरह से टेक्नोलॉजी का विस्तार होगा, प्रोफेशनलिज्म हर सेक्टर में आएगा। प्लांटेशन मैनेजमेंट अपने आप में एक बहुत बड़ा उद्योग क्षेत्र है, लेकिन हम लोगों ने समाज में अभी उसकी बहुत ज्यादा चर्चा की नहीं। शायद यही कारण है कि समाज में हम और हमारे बच्चे प्लांटेशन मैनेजमेंट सब्जेक्ट के से वाकिफ नहीं है। मैं उदाहरण के लिए आपको अपना एग्जाम्पल देता हूं। मैंने जब डेयरी टेक्नोलॉजी का कोर्स किया था तो लोग ये पूछा करते थे कि विजय जी ये डेयरी टेक्नोलॉजी क्या होता है। उस समय बहुत नई लाइन थी, लेकिन आज आपको पता है डेयरी उद्योग कितना बड़ा उद्योग हो गया। फिर हमने फूड टेक्नोलॉजी मास्टर्स किया तो लोगों ने कहा फूड इंडस्ट्री में कौन सा स्कोप है, छोटी छोटी कंपनियां हैं। लेकिन आज हिंदुस्तान में और दुनिया में सबसे बड़ा FMCG सेक्टर जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट की भाषा में, वो सबसे बड़ा जो अगर उद्योग है तो वो फूड उद्योग है। तो इस तरह से अगर आप अर्ली सिग्नल को देखेंगे, अपने बच्चों को भविष्य की तरफ दिखाएंगे, तो प्लांटेशन मैनेजमेंट बहुत बड़ा एक क्षेत्र है। अब प्लांटेशन मैनेजमेंट होता क्या है, कुछ मैं उदाहरण आपके सामने रखता हूं। उदाहरण के लिए जैसे टी गार्डन्स का नाम आपने सुना होगा। बड़े बड़े गार्डन बिल्कुल पहाड़ों में, तराई में, बहुत अच्छी जलवायु में, साफ सुथरे माहौल में लोग रहते हैं और ये कहा जाता है कि टी गार्डन में रहने वाले लोग बिल्कुल आलीशान तरीके से रहते हैं और बहुत सारी सुख सुविधाएं उनको मिलती हैं, सैलरीज भी मिलती हैं और बाकी सुविधाएं भी मिलती हैं। इसी तरह से कॉफी उत्पादन बहुत बड़ा क्षेत्र है। पाम कल्टीवेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, मसाला उत्पादन की हम लोग बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया में अगर आप चले जाएं तो हिंदुस्तान में तो लैंड सीलिंग एक्ट के कारण शायद हमारे पास जमीनें इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन अगर आप दुनिया के बाकी देशों में जाएं तो एक एक कंपनी, एक एक मालिक के पास हजारों एकड़ जमीन होती है। मैं अर्जेंटीना के एक ऐसे किसान से मिला था जिसके पास 7 लाख हेक्टेयर जमीन है। अब आप सोचिए कि कैसे वो खेती करते होंगे, क्या बगैर मैनेजमेंट के ये काम होता होगा? पहली बात। दूसरा, जिस तरह से IT उद्योग आ रहा है, जिस तरह से बाकी काम हो रहे हैं समाज में, हर जगह पे हम GPS की बात कर रहे हैं, GIS की बात कर रहे हैं, इंटरनेट की बात कर रहे हैं, रेडियो सिग्नल्स की बात कर रहे हैं, रोबोटिक्स की बात कर रहे हैं, तो आने वाले समय में आपको क्वालिफाइड मैन पावर चाहिए होगा इस क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए। और प्लांटेशन एक ऐसा क्षेत्र है, बगैर खाने के तो गुजारा होगा नहीं। चाहे हम तेलों की बात करें, दलहन की बात करें, तिलहन की बात करें, चाय की बात करें, मसाले की बात करें, आपको क्या लगता है कि बगैर इसकी जिंदगी चलेगी? ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसको मैं कहता हूं रिसेशन प्रूफ सेक्टर है। चाहे कोविड हो या ना हो, लोग खाना तो खाएंगे। सरकार कोई भी पार्टी बनाए, लोग खाना तो खाएंगे। अंतरराष्ट्रीय बाजार पे कुछ भी हो, लोग खाना तो खाएंगे।
इसीलिए एग्रीकल्चर उद्योग हमेशा रिसेशन प्रूफ उद्योग होते हैं अगर हम उनको ढंग से प्लान करें। अगर हम गलत प्लानिंग करेंगे तो उसका खामियाजा भी हमें ही उठाना पड़ता है। अब आते हैं दोबारा प्लांटेशन मैनेजमेंट में पढ़ाया क्या जाता है। दोस्तों देखिए, जहां तक बात है प्लांटेशन मैनेजमेंट की, जो एक एमबीए कोर्स में पढ़ाया जाता है वो सब चीजें आपको पढ़ाई जाती हैं, लेकिन एडिशनल आपको क्या पढ़ाया जाता है ये समझना भी जरूरी है। उदाहरण के लिए, क्योंकि हम एग्रीकल्चर प्लांटेशन की बात कर रहे हैं तो आपको फार्म ऑपरेशन सिखाए जाएंगे कि फार्म मैनेजमेंट कैसे होता है, उससे रिलेटेड कॉस्टिंग्स और बिजनेस प्लानिंग, रिस्क मैनेजमेंट आपको सिखाया जाएगा। उसी के साथ साथ आपको जो फील्ड विजिट्स हैं, अब ऐसा नहीं है ये थ्योरेटिकल है, वो आपको फील्ड में ले जाके बताते हैं। रूरल मार्केटिंग क्या है, एग्री फाइनेंसिंग और एग्री कॉस्टिंग सिस्टम्स क्या है, प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या है, एग्री कमोडिटी ट्रेडिंग कैसे होती है, कैसे किसान बेचते खरीदते हैं, दाम कैसे तय होते हैं, फ्यूचर फोरकास्टिंग कैसे होती है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में किस तरह से एग्रीकल्चर ट्रेड और व्यापार होता है, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत बार क्वालिटी को लेके, प्राइस को लेके व्यापार में झगड़े होते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कैसे किया जाए, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट। देखिए, माइनिंग बहुत आसान है, आपने खोदा, जाके पूरा सामान सीमेंट कंपनी को दे दिया, काम हो गया। लेकिन एग्रीकल्चर सिस्टम में चैलेंज क्या आता है कि हजारों किसानों से आपको डील करना पड़ता है। जब आप हजारों किसानों से डील करते हो तो आपको प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट एक बहुत स्पेशलाइज स्किल है, लोग नहीं मिलते हैं कंपनियों को। मैं भी जब कंपनी का एमडी सीईओ था, सबसे बड़ी समस्या आती थी प्रोक्योरमेंट को लेके। अगर आप फूड इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर कंपनी के किसी भी एमडी या सीनियर मैनेजमेंट से बात करें, मालिक से बात करें, उनका सबसे बड़ा टेंशन होता है प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट। सही क्वालिटी सही रेट पे कैसे मिलेगी, ये एक टेंशन होता है, यहाँ पे वो सिखाया जाता है। वैल्यू एडिशन एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर पेरिशेबल भी होता है, नॉन पेरिशेबल भी होता है, कैसे उसको मैनेज करना है ये नॉर्मल एमबीए वाले नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए प्लांटेशन मैनेजमेंट जरूरी हो जाता है। एग्री इनपुट सेल्स एंड मार्केटिंग, जैसे बाकी एमबीए में आप कंज्यूमर प्रोडक्ट की बात करते हैं, यहाँ पे भी होता है। और कमोडिटी डेरिवेटिव्स एंड रिस्क मैनेजमेंट, फार्मर्स कोऑपरेटिव्स एंड कलेक्टिव्स के साथ आप कैसे डील करें ये सिखाया जाता है। और बिजनेस प्लान राइटिंग कैसे सिखाया जाता है। ये वो सब्जेक्ट्स मैंने आपको बोले जो अदर देन बाकी एमबीएस में पढ़ाए जाते हैं, ये भी आपको पढ़ाए जाएंगे। इसका मतलब आप नॉर्मल एमबीए से ज्यादा सक्षम होंगे अगर आप प्लांटेशन मैनेजमेंट की बात करते हैं। फिर सवाल यह आता है कि सर ये डिग्री करने के बाद भविष्य क्या है, कौन देगा नौकरी हमें। दोस्तों, अगर आप देखें तो एग्री इनपुट कंपनीज, जितनी एग्री इनपुट कंपनीज है, देसी विदेशी एमएनसीज जो भी है, वो आपको देंगी। आप नाम ले लीजिए बड़ी बड़ी कंपनियों के, चाहे वो ड्यू पॉन्ट है, आपका माइको है, कोरामंडल है, नेटफिन है, आपका सुमितोमो केमिकल्स है, गोदरेज है, रिलायंस है, सब तरह की कंपनियां को इस तरह का स्किल सेट चाहिए। इसी तरह से जो एग्री स्टार्टअप्स आ रहे हैं, जितने भी नए आपके स्टार्टअप्स हैं एग्रीकल्चर में, क्योंकि उसके बगैर उनका गुजारा नहीं है। बैंकिंग कंपनीज, क्योंकि कंपनियों का बहुत बड़ा प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है एग्रीकल्चर में। हर बैंक को रूरल ब्रांच खोलनी होती है, क्योंकि प्रायोरिटी सेक्टर एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है भारत सरकार में। और गांव अपने आप में बहुत बड़ी इकोनॉमी है, तो गांव में किसको कितना लोन देना है, अगर उनके मैनेजर समझ ही नहीं पाएंगे तो बहुत नुकसान करेंगे बैंकों का। इसलिए बैंकों को इन लोगों की जरूरत होती है जो रूरल इकोनॉमी को समझे। तो यहाँ पे इस क्वालिफिकेशन के लोगों की जरूरत है। कमोडिटी प्लेयर्स, जैसा मैंने आपसे कहा कि बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं कमोडिटी के अंदर, जैसे वो आप कारगिल की बात कर लीजिए, आप कोटक कमोडिटीज की बात करिए, रिलायंस है, अडानीज हैं, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर में है वो कमोडिटी में डील करती हैं। आईटीसी है, हिंदुस्तान लीवर है, नेस्ले है, ये सब कमोडिटीज में डील करती हैं। अमूल है, ये सब आपके लिए एक रास्ता खोलती हैं। रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत सारी कंपनीज हैं जो रिसर्च के लिए मैन पावर की उनको जरूरत होती है, क्योंकि फोरकास्टिंग करना है, एनालिसिस करना है, हर चीज उगाना और बेचना नहीं होती, उसके आसपास बहुत सारा इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट होता है। और जिस तरह से आज देश में कानून बदल रहे हैं, फूड लॉज बदल रहे हैं, बाकी कानून बदल रहे हैं, पॉल्यूशन के कानून बदल रहे हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट स्ट्रांग हो रहा है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोफेशनल्स चाहिए। फिर जैसा मैंने प्लांटेशन की बात की, कोर्स ही प्लांटेशन का है, तो जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे टाटाज है, आईटीसी है, जेके पेपर है, पेपर इंडस्ट्री,
टिम्बर इंडस्ट्री, इन सबको लोग चाहिए, बड़ी कंपनियां हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल जब तक क्वालिटी और प्राइस सही नेगोशिएट नहीं होगा तो आप खरीदेंगे कैसे? कंप्यूटर तो कर नहीं पाएंगे, तो आदमी के बगैर गुजारा होता नहीं। रिटेल कंपनियां हैं, चाहे मेट्रो कैश एंड कैरी है, आपके टाटा रिटेल है, आदित्य बिरला ग्रुप है, रिलायंस रिटेल है, स्पेंसर है, सब कंपनियां ऐसे मैन पावर की जरूरत है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट की कंपनियां हैं जो नई कंपनियां हैं। फूड प्रोसेसिंग कंपनी, बगैर रॉ मटेरियल की आप प्रोसेसिंग क्या करेंगे? तो हर फूड कंपनी को ऐसे स्किल सेट्स चाहिए जो उनकी प्रोक्योरमेंट में, मैनेजमेंट में, किसानों से डील करने में, रूरल इकोनॉमी में, उनके प्रोडक्ट्स को रूरल मार्केट में बेचने में, हर तरह का स्किल सेट की जरूरत है। फिर बहुत सारी कंपनियां आज की दुनिया में है जो सर्टिफिकेशन में है, जैसे आपने ISO का नाम सुना होगा, हैसप का नाम सुना होगा। इसी तरह से बहुत सारी कंपनियां, जैसे ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन है, फेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, सस्टेनेबिलिटी सर्टिफिकेशन है, फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन है, इको फ्रेंडली सर्टिफिकेशन है, इको है, लेबर सर्टिफिकेशन है। इसमें भी जब तक आपके पास कॉम्पिटेंट लोग नहीं होंगे तो आप सर्टिफाई नहीं कर पाएंगे। और विदेश में ये कंपनियां ऑपरेट करती हैं, जो कंपनियां हिंदुस्तान में हैं वो विदेश में भी ऑपरेट करती हैं, उनको वहां भी चाहिए। मैं जब कैंपस में था तो वहां बच्चों से मिला जिनमें से कईयों की पोस्टिंग आउटसाइड इंडिया हुई थी और वो लोग विदेश जाके नौकरी करना चाह रहे थे, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूट फॉर प्लांटेशन मैनेजमेंट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांटेशन मैनेजमेंट, ये हिंदुस्तान में एक है। अब सोचिए कितने ऐसे इंस्टीट्यूट होंगे पूरी दुनिया में। तो ये अपने आप में एक यूनिक बट एसेंशियल सर्विस है, इस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है। और इसी तरह एक्सपोर्ट्स में जो लोग हैं उनको भी यहाँ पे बहुत मौका मिलता है। अब रही बात कि ये कोर्स जब हम करेंगे तो फीस कितनी लगेगी? अक्सर ये माँ बाप के लिए चिंता होती है कि कितनी फीस लगेगी। MBA तो बहुत महंगे महंगे हो गए। अच्छी बात यह है कि बाकी MBA कॉलेज से सस्ता है, क्योंकि ये सरकारी इंस्टीट्यूट भी है और बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर आप वहां विजिट करेंगे तो बहुत ही ग्रीन कैंपस है, बहुत ही कंफर्टेबल कैंपस है, और बेंगलोर में है, तो बिल्कुल सिटी में आपको ग्रीनरी में रहने को मिलेगा। फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फी करीब 6 लाख के आसपास है, और 6 लाख में आपके लिए स्टडी टूर जो अब्रॉड में, विदेश में है, वो भी होता है, आपको लैपटॉप भी दिया जाता है और सारी सुविधाएं दी जाती हैं। और अगर आप विदेश यात्रा में नहीं जाना चाहते सीखने के लिए कि बाकी दुनिया में कैसे काम होता है, एज ए स्टूडेंट आपको लैपटॉप नहीं चाहिए, आपके पास अपना है, तो फीस मात्र करीब 5 लाख के आसपास है। तो ये एक सुविधा आपकी फर्स्ट ईयर की है और करीब 4.5 लाख के आसपास की फीस आपकी सेकेंड ईयर की है। तो दोस्तों, मेरा पर्पज ये था कि हम चैनल के माध्यम से जब हम इस तरह की चर्चा कर रहे हैं तो हम अपने बच्चों के भविष्य, किस तरह से दुनिया में बदलाव आ रहा है, ये भी हम आपके साथ चर्चा करें। पॉलिटिक्स और बाकी चीजें तो अपनी जगह चलती रहेंगी, लेकिन मेरे इस चैनल का उद्देश्य है कि उन बातों पे चर्चा करें जो आपके समाज के और देश के और पूरी दुनिया के हित में हो। उम्मीद है आज आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। आने वाले दिनों में मैं आपके लिए और महत्वपूर्ण जानकारी लाता रहूंगा। मेरे इस चैनल का पर्पज यही है कि जानकारी सबके काम आए। अगर आपको ये चैनल पसंद आया है, सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है। शेयर करें, शायद बाकी लोगों के कैरियर डेवलपमेंट में उनको एक ऑप्शन मिलेगा। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाएं, वहां पे आप जाके अपना इंक्वायरी भेज सकते हैं, फोन करके पूछ सकते हैं। वहाँ के डायरेक्टर और फैकल्टी से मैं मिला, बहुत ही कोऑपरेटिव, बहुत अच्छे लोग हैं। बच्चों से मिला, बहुत खुश थे। देखिए, बच्चों को ये फ्रस्ट्रेशन नहीं था कि नौकरी नहीं मिलेगी, वो बहुत खुश थे। उम्मीद है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपने वक्त निकाला उसके लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।